आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। जी राम जी एक्ट 2025 हमने आप देख ही सकते हैं कि इसका जो पहले नाम था एमजी नरेगा, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। एमजी नरेगा, इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, VBG राम जी एक्ट। तो जो एमजी नरेगा एक्ट था इसी का नाम बदल दिया गया है, देखेंगे आगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लगातार कोशिश रहा है नामांकन करने पर, नाम रखने पर, जो नाम ज्यादा हिंदी संबंधित नाम हो, इंग्लिश नाम ना हो। यानी ज्यादा से ज्यादा, जो मोदी जी ने बोला भी था कि हमें मोकले का घोस्ट से बाहर आना होगा। आप हिस्ट्री में मोकले के बारे में पढ़े होंगे। यानी कि डीकोलोनाइजेशन, जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे आगे आना होगा। उसके लिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इंग्लिश जानते हैं तो हमने बहुत बड़ा, ये बहुत 30 मार खान बन गए हैं, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है। उसी तरह हिंदी भी भाषा है। हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी का सम्मान ज्यादा होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि इंग्लिश में बोलना या इंग्लिश में लिखना हम बंद कर दें, क्योंकि उसका अपना बेनिफिट्स है। वेदर चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेट में जो ज्यादा यूज हो रही है, या फिर जो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है उसके वजह से, तो इंग्लिश हमारी हुनर हो सकती है, मातृभाषा नहीं। आपने डायलॉग सुना ही होगा। तो हम शुरू करते हैं। यानी कि ये जो नाम रखा गया है इसके पीछे का हमने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं VBG राम जी एक्ट 2025। इसको पढ़ना शुरू करें इससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है कि इसका नाम पहले याद रखिए कि VB का मतलब होता है विकसित भारत। ये तो इजी है। यानी VB का मतलब विकसित भारत है। यानी कि ये जो एक्ट है, ये जो हमारी सरकार ने विकसित भारत बनाने का टारगेट रखा है, विकसित भारत, कि वी वांट इंडिया टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, 2047 तक हम जो एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए ही इसको चेंज किया गया है। मनरेगा से हटाकर नाम VBG राम जी रखा गया है, और भी बहुत सारा प्रोविजंस लाया गया है। यानी कि इट इज लिंक्ड विद द विकसित भारत एम ऑफ आवर कंट्री टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। एक लेक्चर में हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चाहे मेंस हो या इवन फॉर इंटरव्यू और प्री के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये किससे लिंक है? VB का मतलब है विकसित भारत, जी का मतलब है गारंटी, गारंटी, एंड राम का मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और अगला जी का मतलब है ग्रामीण। ये एक्ट है, कानून का नाम है। तो अगर तोड़ तोड़ के याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। VB का मतलब है विकसित भारत, जी का मतलब है गारंटी, RAM का मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एवं या रोजगार एंड आजीविका मिशन, तो रोजगार एंड आजीविका मिशन या रोजगार एवं आजीविका मिशन, और अगला जी का मतलब है ग्रामीण। ठीक है, तो क्या है VBG राम जी एक्ट? VBG राम जी एक्ट 2025 जो है ये नया लॉ है रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए। आपको याद रखना है कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसमें जी वर्ड ग्रामीण के लिए है, यानी शहर के लिए ये एक्ट नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर रूरल एरिया है। इट सिक्स टू रिप्लेस MG नरेगा एक्ट 2025। ये जो MG नरेगा एक्ट थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2025, इसको 2005 सॉरी, इसको रिप्लेस करके लाया गया है VBG राम जी एक्ट। तो ये लगभग 20 साल हो गया इसका, इसके कारण इसको चेंज किया गया है। और क्या वजह थी इसको चेंज करने का, आगे आएगा। इससे ये सब हम आगे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को आखिरकार ये बिल क्यों लाना पड़ा? यानी कि हम गवर्नमेंट के पक्ष से पढ़ रहे हैं। ऐसे भी आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट का पक्ष जानना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो सबसे पहला काम आपको रहेगा VBG राम जी बिल या एक्ट को ग्राउंड पर लागू कराना। यू विल बी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड सो यू विल हैव टू एग्जीक्यूट दीज लॉज ऑन द ग्राउंड। इसलिए आपको गवर्नमेंट के जो भी पक्ष दिया जा रहा है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि यह कानून है, सो all the executives, all the government jobs, all the government servants, all the government job aspirants, they need to
फंक्शन और वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ये बिल क्यों लाई ये समझना जरूरी है। गवर्नमेंट आर्ग्यू किए हैं कि एमजी नरेगा जो है, जो सरकार है भारत का सरकार, उसका मानना है कि एमजी नरेगा सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूरल इकोनॉमी बहुत ज्यादा चेंज हो गया 2005 के बाद, क्योंकि अभी 2025 आ गया है। 20 साल में तो बहुत सारा बदलाव आता है। जैसे, और इस फंड में क्या था, लार्ज लीकेजेस था। लार्ज लीकेजेस मतलब कि बहुत सारा इसमें करप्शन था, मिसयूज ऑफ फंड्स था, ये रिपोर्ट किया गया था। मेनी एसेट्स, जो एसेट्स क्रिएट हो रहे थे एमजी नरेगा में, एमजी नरेगा में क्या होता है, 100 डेज का वर्क मिलता है। कोई भी जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है और गांव में रह रहे हैं, किसी भी एक फैमिली से एक पर्सन को, एडल्ट व्यक्ति को 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा, वर्क मिलेगा, इन अनस्किल्ड वर्क, इन अनस्किल्ड सेक्टर, अनस्किल्ड काम मिलेगा। जैसे कि क्रिएशन ऑफ पोन्ड्स, ऐसा कुछ क्रिएशन करने के लिए मिल सकता है, क्रिएशन ऑफ ब्रिज, या क्रिएशन ऑफ जो नहर का कुछ पार्ट है उसका करने के लिए। तो इसमें जो वर्क किए जा रहे थे वो पुअर क्वालिटी का था, ये भी प्रॉब्लम था। जो इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म था वो वीक था और स्लो था, यानी सही लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं, वो लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ पैसा का एम्बेजलमेंट हो रहा है, इसके लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वाज नॉट गुड। गवर्नमेंट डाटा भी यह शो करती है कि हाई स्पेंडिंग के बावजूद बहुत फ्यू हाउस होल्ड्स थे जिनको फुल इंटाइटलमेंट ऑफ वर्क मिला, यानी जो 100 डेज का वर्क है, बहुत कम हाउस होल्ड है, और लगभग ऐसे 9% के आसपास हाउस होल्ड है जिनको 100 दिन का रोजगार मिला हो। तो और रूरल इकोनॉमी कैसे चेंज हो गया, पॉवर्टी रेट बहुत कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा पुअर थे, अब पॉवर्टी रेट बहुत कम हुआ है। सो दिस इज वन चेंज। व्हाट आर अदर चेंजेस? जैसे डिजिटल इकोनॉमी का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, यानी कि अब डायरेक्टली सरकार डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर सकती है। सो ये सब वजह थी, सरकार की तरफ से दिखाया गया कि क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी है उसमें बदलाव आया है, पुअर लोगों की संख्या घटे हैं, डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमोशन हुआ है, लीकेज और मिसयूज ऑफ फंड्स देखे गए, मनरेगा में पुअर क्वालिटी और इनकम्प्लीट वर्क है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी वीक है, और गवर्नमेंट डाटा दिखाते हैं कि इतना स्पेंडिंग करने के बावजूद बहुत फ्यू फ्यू हाउस होल्ड्स हैं जिन्हें पूरा 100 डेज का वर्क मिला। इसलिए गवर्नमेंट क्लेम करते हैं कि जो नया सिस्टम है इट इज नीडेड, ताकि हम मोर अकाउंटेबल बन सके, प्लान्ड बन सके और फिजिकली डिसिप्लिन बन गए। ये सब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा सब। क्या क्या मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया है एमजी नरेगा में VBG रामजी एक्ट के तहत? पहला चीज तो यही है कि जो नाम था एमजी नरेगा एक्ट, आपको इसका भी फुल फॉर्म आना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005। एक्चुअल में ये जब शुरू में बना था तो सिर्फ नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2009 में बाद में इसमें महात्मा गांधी ऐड करके बनाया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको ही, इसका ही नाम बदल के क्या किया गया, VBG राम जी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म हमने देखा, विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं या फिर एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। ये है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2025 में आया। पहला तो नाम बदला गया, और क्या बदला हुआ, पहला जो चेंज किया गया, इंक्रीज इन गारंटीड वर्क डेज, जो वर्क डेज है इसमें इंक्रीज किया गया। कैसे? पहले कितना दिन का मिलता था मनरेगा के अंदर, एमजी नरेगा के अंदर 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क था। अब कितना मिलेगा इस एक्ट के तहत, 125 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पर हाउस होल्ड पर ईयर। एक साल में एक हाउस होल्ड में, आपको ये याद रखना है, रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, और एक परिवार में एक ही व्यक्ति को 125 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी काम मिलेगा। पहले 100 था, अब 125 दिन हुआ, यानी बढ़ा है। दूसरा चेंज क्या हुआ, फंडामेंटल चेंज इन सेंटर स्टेट बजट शेयरिंग। पहले क्या होता था, ये पहले का दिया हुआ है, अर्लियर अंडर एमजी नरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पेड फुल वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, जिनको भी जॉब मिलेगा और उसका जितना भी पैसा बनेगा उसको कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा पूरा पैसा। स्टेट हैड लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से स्टेट का जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, स्टेट का जो पैसा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बहुत लिमिटेड था। वेज तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन कुछ जो मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट होता था, जैसे अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो हाथ से तो नहीं कोड़ेंगे तालाब, तो वो सब जो मटेरियल का प्रोक्योरमेंट होता था, या ब्रिज बन रहा है तो सीमेंट तो नहीं खरीदेंगे किसान या वर्कर्स अपने से, तो उस तरह का प्रोक्योरमेंट में स्टेट कुछ कंट्रीब्यूट करते थे। बट states had limited financial responsibility because 100% of the wage was paid by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट
पूरा पैसा पे करती थी वेज में, और इससे यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन था। चाहे रिच स्टेट हो, रिच स्टेट के पास ज्यादा पैसा होती है, जैसे महाराष्ट्र, जैसे तमिलनाडु, जैसे कर्नाटक, जैसे केरल, और जो पुअरर स्टेट हैं, अफसोस से हमारा नाम लेना पड़ रहा है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा, अब पुअरर स्टेट को या रिच स्टेट को कोई ज्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही थी। अब क्या चेंज हुआ है इसमें? द वेज कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट आर बोथ शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अब जो वेज कॉस्ट है, जो 100% सेंटर देती थी, ये भी अब शेयर होगा जनरल स्टेट के लिए। जनरल स्टेट कौन है? ये दोनों हटा देंगे तब। पहला कैटेगरी है यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, ऐसे यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, वहां सेंटर 100% फंडिंग करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितना है, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और जो हिमालयन स्टेट है, जेएनके, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब जो है, उसमें सेंटर 90% पेमेंट करेगी वेज का, वेज रेट का, और स्टेट 10%। बाकी जितने स्टेट बच गए, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा, पंजाब एंड ऑल द सदर्न स्टेट्स देयर आफ्टर, इसमें सेंटर 60% पेमेंट करेगी और स्टेट 40%। तो जहां पहले सेंटर 100% पेमेंट करते थे वेज को, वेज रेट को, अब मात्र 60% पेमेंट करेगा। ये याद रखिएगा, 60-40 का रेशियो है। हालांकि डिटेल में देखिएगा तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। इससे जैसे बिहार हमारे पुअर स्टेट हैं, तो इसको अब 60% जब सेंटर पे करेगी, 40% स्टेट करेगी, तो हमारे यहाँ सरकार को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास पहले ही पैसा की कमी है। ठीक है, ये दो चीज समझ गए। दो चेंज क्या हुआ? पहला कि जहां एमजी नरेगा 100 डेज का वर्क देती थी, अब वहीं पर 125 दिन का मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। अभी देखते हैं तीसरा चेंज। तीसरा चेंज क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मेटिव एलोकेशन। नॉर्मेटिव एलोकेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव से आप याद रखिएगा, पहला वर्ड है नॉर्मेटिव और दूसरा है एलोकेशन। नॉर्मेटिव से याद रखिएगा नॉर्म्स, और एलोकेशन मतलब पैसा का फंडिंग करना। यानी यहाँ सेंटर है, सेंटर पैसा देगी। किसको पैसा देगी? स्टेट को पैसा देगी। कितना पैसा देगी? 60%। लेकिन सब स्टेट को बराबर पैसा नहीं मिलेगी, कुछ नॉर्म्स डिसाइड किया जाएगा, कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा। जैसे हो सकता है पॉवर्टी एक क्राइटेरिया हो सकता है पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया हो सकता है एरिया एक क्राइटेरिया हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं ये है, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, बट देयर वुड बी सर्टेन नॉर्म्स, और इस नॉर्म्स के आधार पर डिफरेंट स्टेट को, मान लीजिए ये स्टेट 1 है, इसको कुछ और पैसा मिलेगा, स्टेट 2 है, इसको कुछ और पैसा मिलेगा, स्टेट 3 है, इसको कुछ और पैसा मिलेगा। पहले क्या होता था कि स्टेट जितना चाहे उतना मांग सकता था सेंटर से। जितना मांग सकता है मतलब, इस मान लीजिए ये बिहार है, यहाँ पर इस तरह का बात हुआ कि यहाँ ज्यादा लोगों ने जॉब मांगा, यानी ज्यादा लोग 100 डेज का जॉब मांगा। तो अगर 100 डेज का ज्यादा लोग जॉब मांगा, तो बिहार सरकार सेंटर से ज्यादा पैसा का मांग करेगी। मान लीजिए केरल है, यहाँ का लोग कम जॉब का डिमांड किया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कम मांगेगा। इसी को कहते हैं डिमांड, इसी को कहते हैं डिमांड ड्रिवेन स्कीम। ये डिमांड ड्रिवेन स्कीम थी ना, क्यों? क्योंकि जितना डिमांड है उतना पैसा सेंटर देगा। अब क्या कर दिया है? अब कर दिया है नॉर्मेटिव एलोकेशन, यानी सेंटर पैसा देगा, और वो भी पैसा नॉर्म्स पर फिक्स रहेगा। आगे और समझ में आएगा। तो अंडर द न्यू बिल द सेंटर विल फिक्स ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फॉर ईच स्टेट इन एडवांस। किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा ये एडवांस में फिक्स किया जाएगा, बेस्ड ऑन ये जो नॉर्म्स है, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स है, उस पर फिक्स किया जाएगा कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले होता था जितना भी स्टेट चाहे, जितना भी वो जॉब दे सकते हैं, जितने लोगों को 100 डेज का आप जॉब दीजिए, स्टेट को टेंशन नहीं लेना, उतना पैसा सेंटर उसको एलोकेट करेगी। यानी फिक्स नहीं था, इसमें डिमांड ड्रिवन था। जितना ज्यादा लोग अगर डिमांड करेंगे तो सेंटर ज्यादा पैसा देगी। अब क्या हुआ? नॉर्मेटिव एलोकेशन। एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड ओनली विद इन दिस फिक्स्ड लिमिट। अब अगर फिक्स कर दिया गया है कि बिहार को 100 करोड़ मिलेगा, तो 100 करोड़ के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा बैठता है, अगर 100 करोड़ से ज्यादा का डिमांड आता है, तो या तो स्टेट डिनाई कर देगी वर्क, या तो अपना रिसोर्स खुद व्यवस्था करेगी, खुद का पैसा देगी इन लोगों को, यानी कि जॉब जो जिन्होंने किया है। इससे क्या होता है कि जो लीगल गारंटी था ये इसमें वीकेन होता है। पहले ऐसा लीगल था कि 100 डेज का गारंटीड जॉब मिलेगा। अगर आपको 100 डेज का जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप एम्प्लॉयमेंट
भत्ता का डिमांड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का डिमांड कर सकते हैं। सरकार को आपको इतना दिन का जॉब देना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा देगा। अब अगर बिहार सरकार को फिक्स मिल रहा है 100 करोड़ रुपया या मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया और डिमांड बहुत ज्यादा आ गया, तो या तो स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देगी वर्क देने के लिए, या फिर अब खुद का रिसोर्स को व्यवस्था करेगी। अब उसके पास उतना रिसोर्स है नहीं, तो ये समस्या हो सकती है। अगला जो चेंज किया गया है वो है सीजनल पॉज इन एम्प्लॉयमेंट। यानी एक जो समस्या देखी गई है इंडियन एग्रीकल्चर में, कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में पीक सीजन है, पीक सीजन है, और पीक सीजन कब होती है? जब सोइंग का सीजन हो, जब हार्वेस्टिंग का सीजन हो, इसको कहेंगे पीक सीजन। तो सोइंग के सीजन और हार्वेस्टिंग के सीजन के समय बहुत ज्यादा डिमांड रहती है लेबर का, और एमजी नरेगा में इस समय भी इन लेबर को मिलते थे क्या? एमजी नरेगा के अंदर वर्क मिलता था। तो यहाँ पर जो फार्म में लेबर की जरूरत है, जो फील्ड में लेबर की जरूरत है, उसका डिमांड पूरा नहीं हो पाता था। इसको सोल्व करने के लिए सरकार ने क्या किया कि द बिल अलाउज स्टेट्स टू स्टॉप रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर अप टू 60 डेज इन ईयर। 60 दिन तक स्टेट डिसाइड करेगी कि कब करना है, कब रोकना है और कितना दिन तक रोकना है। मैक्सिमम से 60 डेज तक रोका जा सकता है। यानी ये 60 डेज तक, मान लीजिए इसमें 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60, क्योंकि अप टू है ना। तो मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि 50 डेज के लिए जी भी जी राम जी राम जी ये जो स्कीम है, ये जो एक्ट है, इसके तहत जॉब नहीं मिलेगा 50 डेज के लिए। कब? जब सोइंग या हार्वेस्टिंग सीजन रहेगा, तो ऐसा कर सकते हैं, ताकि ये जो पहले इस एक्ट के तहत जिनको जॉब मिलता था, तालाब क्रिएट करने के लिए, रोड बनाने के लिए, जब गांव में रूरल रूट्स होते हैं, या नहर की खुदाई के लिए, छोटे छोटे ब्रिज बनाने के लिए, छोटे डैम्स बनाने के लिए, तो अब उसको क्योंकि ये काम नहीं मिलेगा पीक सीजन के समय, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लेबर फार्म्स फील्ड पर जाएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड पर जाएंगे। तो उससे जो फार्म में है लेबरर का अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। These pauses must coincide with sowing and harvesting season। क्या एम है? द एम इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फॉर एग्रीकल्चर। हालांकि इसका मतलब यह भी हुआ कि लेबरर्स में रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर इस समय काम नहीं मिला फार्म में, फील्ड में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो इनको काम नहीं मिल सकता है। ठीक, इससे ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट और घट सकता है। हालांकि फॉर्मल गारंटी तो बढ़ा है, फॉर्मली तो 125 दिन तक किया गया है, पर ऐसा हो सकता है कि उनको कम दिन के लिए काम मिले। अगला है शिफ्ट इन नेचर ऑफ प्लानिंग एंड वर्क्स। पहले क्या था, जो एमजी नरेगा था, वो उसमें अच्छा उसमें जो था कि कोई भी चीज को क्रिएट किया जा सकता है, यानी उसमें कोई प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइडेड नहीं था। इस बार जो वीवीजी रामजी बिल है, इसमें प्रायोरिटी सेक्टर को डिसाइड किया गया है कि इसके तहत जब जॉब दिया जाएगा 125 डेज को के लिए लेबरर को, कौन से लेबरर? या रूरल हाउस होल्ड को, रूरल हाउस होल्ड एक व्यक्ति को हर एक हाउस होल्ड से, तो उनको ज्यादा काम इस एरिया में कराया जाना चाहिए, ताकि ऐसा ड्यूरेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो। जैसे वाटर सिक्योरिटी के क्षेत्र में तालाब की खुदाई करना हो, डैम बनाना हो, इसके फील्ड में काम करे। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो गांव की सड़कें हैं, कोल्ड स्टोरेज बन रहा हो, तो इस तरह की चीजों में करना चाहिए। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे गाय के रखने की व्यवस्था कर रहे हो, मतलब जो सरकारी हो, सरकार का ये सब काम होगा, सरकारी काम होगा, पब्लिक वर्क्स होगा। या फिर मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है उसमें भी तालाब बनाना, उसमें भी जो है डैम का क्रिएशन करना, ड्रेजिंग करना, नहर बनाना, ये सब में अब ज्यादा फोकस किया जाएगा इस एरिया में। इससे ड्यूरेबल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। और ये इसको लिंक कर दिया गया है पीएम गति शक्ति के अंदर। एक क्लास हम पीएम गति शक्ति पर भी लाएंगे, पर पीएम गति शक्ति सिंपल है कि इसमें जो नेशनल मास्टर प्लान है, जिसमें मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, यानी रोड बनाना, उसको लिंक करना नहर से, उसको लिंक करना नदी से, उसको लिंक करना पोर्ट से, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जाल बिछाना है, वो पीएम गति शक्ति के अंदर हो रहा है। तो इसको इससे भी लिंक किया गया है। आपको सिंपल समझना है कि जो एमजी नरेगा था, उसमें कोई खास प्रायोरिटी सेक्टर नहीं था, जिसके वजह से जो वर्क हो रहे थे वो उतने ड्यूरेबल और उतना बढ़िया वर्क नहीं हो रहा था।
वो सिर्फ नाम के लिए वर्क हो रहा था या सिर्फ 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वर्क हो रहा था। पर अब जो 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, इन प्रायोरिटी सेक्टर में दिया जाएगा, वाटर सिक्योरिटी में, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में। इससे बढ़िया ड्यूरेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्रिएशन होगा। और ये सब का प्लानिंग कहाँ से शुरू होगा? विकसित ग्राम पंचायत प्लान से। जो ग्राम पंचायत से यही प्लान का निर्माण करेंगे, यानी ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया में वर्क होना है। उस खास पंचायत में एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वर्क होना है, और वहां से फिर ये ब्लॉक की तरफ जाएगा, मतलब ये प्लान ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ प्लान को भेजा जाएगा, और फिर स्टेट। यानी कि हर एक ग्राम पंचायत में प्लानिंग होगा कि कौन सा काम करना है। इस तरह से ब्लॉक के सारे ग्राम पंचायत आइडिया भेजेंगे ब्लॉक के पास, वहां से डिस्ट्रिक्ट के पास, और इस तरह से स्टेट के पास पूरा ये जाएगा, और उस तरह से पैसा का भी आवंटन होगा। यानी कि ग्राम पंचायत अब प्लानिंग में हिस्सा बनेंगे। ग्राम पंचायत अब डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्क होगा। तो इसमें सिंपल समझना है कि जो नेचर ऑफ प्लानिंग है इसमें शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ग्राम पंचायत के थ्रू प्लानिंग को देखा जा रहा है, और वर्क्स जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। ठीक है, ये सब अगर नहीं भी याद होता है, आप याद रखिएगा ऐसे कुछ कुछ, वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा, ताकि अगर मेंस में आए तो आप लिख सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने जब पढ़ा था कि सरकार को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा एमजी नरेगा की जगह VBG रामजी बिल, तो हमने देखा था कि वहां पर मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब सरकार का कहना है कि हम आधार बेस्ड वर्कर वेरिफिकेशन करेंगे, कि वर्कर जो है आधार के बेसिस पर वेरीफाई करेंगे कि सही वर्कर आया है कि नहीं, या वर्कर दिल्ली में रह रहा है और गांव में उसके नाम पर पैसा निकल रहा है। डिजिटल अटेंडेंस किया जाएगा, और वेज पेमेंट भी डिजिटल होगा। जीपीएस एंड मोबाइल वेस्ट मॉनिटरिंग ऑफ वर्क्स होगा। एआई टूल्स को यूज किया जाएगा फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। सोशल ऑडिट होगा ट्वाइस ए ईयर, 2 बार सोशल ऑडिट होगा। सोशल ऑडिट मतलब जिन लोगों ने काम किया उनके द्वारा ऑडिटिंग किया जाएगा कि हाँ हमने इतना काम किया। आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिंपली याद रखना है कि द गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर टू यूज मोर ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट इट कैन बी मॉनिटर्ड एफिशिएंटली। सरकार टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रही है इसको मॉनिटर करने के लिए, जिससे करप्शन का कमी होगा, ताकि रिड्यूस होगा करप्शन का, कमी होगा, करप्शन कम होगा। बस सिंपल याद रखना है, सिंपल चीज लिखना होगा ना, इतना तो नहीं डिटेल में लिखना होगा। सिंपल पूछेगा VBG रामजी बिल, तो उसमें लिख देंगे कि गवर्नमेंट अब इसमें VBG रामजी बिल में सरकार टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा पेमेंट होगा, डीबीटी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें देखा जाएगा, एआई का यूज किया जाएगा फ्रॉड के लिए, फ्रॉड पकड़ने के लिए, फ्रॉड करने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए। लेकिन इससे दिक्कत ये हो सकती है कि जो डिजिटली वीक वर्कर्स है उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है, उनको काम मिलने में दिक्कत हो सकती है। कैसे डिफरेंट है VBG रामजी MG नरेगा जो हमने पढ़ा, उसी को देखना है। ये बजट लिमिटेड प्रोग्राम है। अभी हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक फिक्स करेगी बजट, इसको नॉर्मेटिव एलोकेशन कहते हैं स्टेट को, और उतना ही पैसा में स्टेट को काम देना होगा, या तो फिर स्टेट खुद से पैसा का व्यवस्था करे। इंप्लॉयमेंट गारंटी पहले कितना था एमजी नरेगा में? 100 दिन, अब कितना हो गया? 125 दिन। कंडीशन क्या है कि इसमें अप टू 60 डेज का जो पाउस पीरियड रहेगा, खास करके सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय। फंडिंग कैसा है? पहले डिमांड बेस्ड था, जितना लोग काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा का डिमांड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना पैसा देगा। अब क्या है? प्री फिक्स्ड एलोकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा फिक्स कर देगी, उसी के अंदर प्रोवाइड करना है। वेज बर्डन पहले क्या था? सेंटर के 100% जो वेज था वो सेंटर देती थी, अब शेयर्ड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। फॉर बिहार इट इज 60 and 40। बिहार और वैसे जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट्स को छोड़ दें, और जो यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर इलेक्टेड नहीं है, वहां पर 60-40 का रेशियो है। एग्रीकल्चरल सीजन में पहले कोई पाउस नहीं था, अब पाउस हो गया है। पहले फोकस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने पर था, अब फोकस है कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी हो और एम्प्लॉयमेंट तो मिले ही। क्या इससे एडवांटेज हो सकती है? इससे बेटर क्वालिटी और ड्यूरेबल रूरल एसेट्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाइड एरिया जो प्रायोरिटी एरिया है उसी में क्रिएट करना है। करप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। फास्टर वेज पेमेंट का भी इसमें व्यवस्था है। पहले जो काम करने के बाद 15 दिन का टाइम पीरियड लिया जाता था उनको पैसा पे करने के लिए, अब इसको कर दिया गया है 1 सप्ताह। यानी आपने काम किया उसी दिन पैसा नहीं मिलता है। हमने काम किया VBG रामजी के अंदर
तो आज काम करने के बाद 7 दिन के अंदर पेमेंट होगा, पहले ये 15 दिन था। इससे बेटर प्लानिंग और कन्वर्जेंस होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत लेवल का प्लान से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं। रिड्यूस्ड लेबर शॉर्टेज ड्यूरिंग फार्मिंग सीजन में जो एग्रीकल्चर में लेबर शॉर्टेज होता था उसको कमी करने की दृष्टिकोण से अच्छा है। कंसर्न क्या है, क्या प्रॉब्लम है? एम्प्लॉयमेंट गारंटी को डाइल्यूट किया गया। क्यों? क्योंकि पहले ये था डिमांड ड्रिवन, जितना भी काम मांगना है मांगिए, उतना पैसा मिलेगा। अब क्या कर दिया है कि ये नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, उसी में काम चलाइए। तो वर्क नो लॉन्गर अस्योर्ड मेयरली ऑन डिमांड के बेसिस पर वर्क नहीं मिल रहा है। और पुअर हाउस होल्ड्स को वर्क नहीं मिल सकता है अगर फंड्स एग्जॉस्ट हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही पैसा दे रही है और पुअर स्टेट्स, खास करके बिहार जैसे स्टेट के पास अगर पैसा नहीं है तो पुअर हाउस होल्ड्स को क्या 125 दिन का भी काम शायद ना मिले। इंक्रीज्ड बर्डन ऑन स्टेट पर बर्डन क्या है, बढ़ गया, क्योंकि पहले पूरा वेज सेंटर देती थी, अब 60-40 कर दिया है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। वल्नरेबल वर्कर्स पर क्या प्रॉब्लम होगी? जो लैंडलेस लेबरर है, जो इसी पर डिपेंडेंट थे पूरी तरह से, उनको तो जो एग्रीकल्चरल सीजन है उस समय वर्क नहीं मिल सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल सीजन में लेबर का डिमांड है, पर वो कितना पेमेंट कर रहे हैं, क्या लेबर का शॉर्टेज इसमें जा रहा था या फिर माइग्रेशन की वजह से थी। बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, जो सरकार ने सही से शायद उसको रिसर्च नहीं कर पाया हो। यानी कि मान लीजिए गांव में लेबर में जो फार्म लेबर था, फार्म में लेबर का कमी तो था, पर कितना कमी था? मान लीजिए यहाँ पर भीबी जी राम जी में काम नहीं मिलेगा, किस समय? सोइंग और हार्वेस्टिंग के सीजन में, ठीक है। लेकिन इतने लोग को जब काम नहीं मिलेगा तो क्या सबको एब्जॉर्ब किया जा सकता है फार्म में? अगर नहीं किया जा सकता है तो 2 महीना के लिए, 50 दिन के लिए, 40 दिन के लिए वो लोग को तो काम नहीं मिल सकता है। तो सीजनल पाउस उनको बिना इनकम का छोड़ सकता है। डिजिटल एक्सक्लूजन हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड और डिजिटल सिस्टम पर ज्यादा डिपेंडेंस है, तो जो एल्डरली वर्कर्स हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे। बहुत झंझट होता है, बहुत सारा चीज का चेकअप होता है, बहुत तरीका का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। माइग्रेंट लेबरर्स को दिक्कत हो सकता है, टेक्नोलॉजिकली वीक हाउस होल्ड्स को दिक्कत हो सकते हैं। बिहार पर्सपेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिहार में हाई रूरल पॉपुलेशन है, हाई लैंडलेसनेस है, यहाँ जमीन की कमी है, सीजनल माइग्रेशन अदर स्टेट्स के लिए है, और इसमें मनरेगा जो था वो सोशल सेफ्टी नेट की तरह था। अब क्या हो सकता है, बिहार को पहले तो वेज कॉस्ट में 40% देना पड़ेगा बिहार स्टेट पर, जो ये प्रेशर आएगा, फिजिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। लिमिटेड स्टेट फाइनेंसेस से रेस्ट्रिक्ट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सरकार के पास, अगर स्टेट के पास पैसा नहीं रहेगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। नॉर्मेटिव अलोकेशन में नॉट मैच हाई डिमांड, बिहार में क्योंकि लैंडलेसनेस ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, गरीब ज्यादा है, तो उनको ज्यादा डिमांड है वहाँ एमजी नरेगा या भीबी जी राम जी के अंदर। लेकिन क्योंकि सेंटर फिक्स कर दिया है तो कम पैसा मिलेगा। माइग्रेशन हो सकता है लीन सीजन के समय, क्योंकि अब वर्क कम मिलेगा। क्यों मिल सकता है? क्योंकि सेंटर पैसा कम दे रही है, वर्क कम मिलेगा तो हो सकता है और माइग्रेशन बढ़ जाए, और माइग्रेशन ज्यादा हो। और बेनिफिट्स क्या हो सकता है हमारे यहाँ फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं, हमारे यहाँ ड्राउट भी ज्यादा आते हैं, तो क्योंकि अब वाटर सिक्योरिटी के लिए वर्क किया जाएगा तो उससे वाटर मैनेजमेंट बढ़ेगा। बेटर रूरल रोड्स और कनेक्टिविटी बनेगा, क्योंकि जो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया जाएगा भीबीजी राम जी के तहत, तो इससे हमारा रूरल रोड्स और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा। क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा अगर फंड सफिशियंट है, क्योंकि इसको भी एक प्रायोरिटी सेक्टर में लिया गया है सरकार के द्वारा। तो इतना भीवीजी राम जी एक्ट में काफी है, आप समझ गए होंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अगर आप नहीं समझ पाए या कुछ प्रॉब्लम भी है तो पहले तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और दूसरी बात, ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे दिया हुआ रहेगा, वहां से आप इसको पढ़ेगा, क्योंकि सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसको डिकोड किया गया है, अलग अलग टॉपिक में लिखा गया है, पॉइंट वाइज लिखा गया है, तो आपको पढ़कर भी समझ में आ जाएगा मैक्सिमम चीज। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।